संघ को जिन्होंने एक 100 वर्ष तक देखा है, अनुभव किया है, संघ के स्वयंसेवकों को देखा है, स्वयंसेवकों का स्वभाव व्यवहार, उनका आचरण देखा है, उनका देशभक्ति से परिपूर्ण जीवन देखा है। तो जिनको अनुभव है तो वे तो सब संघ के इस वृद्धि से, संघ के विकास से वे अत्यंत प्रसन्न है और आशान्वित है। तो जवाहरलाल जी को ऐसा लगता था संघ ठीक काम नहीं करता, लेकिन जब उनको 62 के युद्ध के बाद समझ में आया, ध्यान में आ गया, तो उन्होंने 1963 के जो हमारी जो आरडी परेड होती है उसमें संघ के सदस्यों को आमंत्रित किया। तो एक और कार्यकर्ता निर्माण करना वह, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये स्वयंसेवक भिन्न भिन्न प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं, नाना प्रकार की संगठनाएं बनाते हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं बनाते हैं। उद्देश्य एक रहता है, इस देश में कोई भी बात ऐसी ना हो जो मन को दुख देने वाली हो। बाबा साहब ने इस पर लिखा है कि महापुरुषों को जातियों के आधार पर उनको केंद्रित मत करिए, जातियों के दायरे में उनको बांधिएगा नहीं तो कबीर साहब कल उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, गुरु नानक देव जी कल पंजाब के हो जाएंगे, रामानुजाचार्य कल दक्षिण भारत तमिलनाडु या कर्नाटक के हो जाएंगे। हमारा मानना पक्का है जिन्होंने भी इस देश में, इस देश के लिए, समाज के लिए अच्छा किया है, वो सारे देश के हमारे लिए मान्य पुरुष है। शताब्दी वर्ष का अर्थ भाव यह है कि समाज इस कार्य को समझे, ये कार्य केवल संघ का नहीं है, ये कार्य सबका है। कुछ लोगों का षड्यंत्र था पूरा बंगाल पाकिस्तान चला जाए, ये षड्यंत्र था, आसाम भी पाकिस्तान चला जाए, ये भी षड्यंत्र था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपीनाथ बरदलोई, ये दोनों खड़े हुए, जिसके कारण से आसाम बचा और इधर बंगाल बचा। जो क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, वहाँ धर्मनिरपेक्षता नहीं रहती है, वहाँ लोकतंत्र नहीं रहता है। डेमोग्राफी क्यों बदलती है? सबको रहने का अधिकार है, तो डेमोग्राफी कैसे उल्टी बदलती है कि बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान 1951 में वहां पर 22-23% हिंदू था, वो घट करके 7% क्यों रह गया भाई? घुसपैठियों के नाम से करोड़ों लोग घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और हमारा इतना ही कहना है कि बंगाल ने जो निर्णय किया उसके लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का स्वागत है। आज केदारनाथ धाम में मौसम बार बार करवट ले रहा है, मौसम ठंडा है। इस समय मौसम बाकी कुछ भी हो, देश में विमर्श का, चर्चाओं का मौसम गर्म है। और आज हमारे साथ यहाँ पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हैं। संघ के शताब्दी वर्ष में संघ के काम, आयाम, समाज के विभिन्न मुद्दों पर हम उनकी राय जानना चाहेंगे, संघ का मत जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पांचजन्य के इस संवाद में। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में है, समाज में एक और हर्ष दिखाई देता है, मगर संघ को लेकर कुछ लोगों के मन में विषाद भी दिखाई देता है। हर्ष समाज में जिसमें दिखाई देता है उसे आप कैसे देखते हैं, वो कौन लोग हैं, और संघ को लेकर चिंता जताने वाली कोटरियां कैसी? हम समझते हैं कि संघ को लेकर के सामान्य जन तो न केवल प्रसन्न है, लेकिन उत्साहित भी है और आशावान है। सामान्य जन को ऐसा लगता है कि संघ सारे देश में एक देशभक्ति के भाव के साथ सारे देश को एक करने के काम में जुटा हुआ है। हम एक करना कहते हैं तो इसका भाव यह है कि सारे देश के लोग, 144 करोड़ लोग, एक मनोभाव से देश के बारे में विचार कर रहे हैं। देश के हित के बारे में कोई विरोधाभास और कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए लोगों के मन में। इसके कारण से संघ को जिन्होंने एक 100 वर्ष तक देखा है, अनुभव किया है, संघ के स्वयंसेवकों को देखा है, स्वयंसेवकों का स्वभाव व्यवहार, उनका आचरण देखा है, उनका देशभक्ति से परिपूर्ण जीवन देखा है। तो जिनको अनुभव है
तो वे तो सब संघ के इस वृद्धि से, संघ के विकास से वे अत्यंत प्रसन्न है और आशान्वित है। आपने कहा कुछ लोगों को थोड़ा सा विषाद है, तो हम इसमें इतना ही कहना कुछ चाहेंगे। चिंता भी है। हाँ, विषाद है, चिंता है। तो हमारा इसमें अभिमत यह है कि यह थोड़ी सी और हमारी कमी है कि हम उनके पास तक इस संघ के सही विचार को नहीं पहुंचा सके हैं, और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारी अप्रोच उन लोगों तक नहीं हुई है। और हमको पूरा विश्वास है कि जिस दिन जो लोग हमारे इस कार्य को अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर संघ का विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। विरोध और विषाद का कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। देखो, जवाहरलाल जी को ऐसा लगता था संघ ठीक काम नहीं करता, लेकिन जब उनको 62 के युद्ध के बाद समझ में आया, ध्यान में आ गया, तो उन्होंने 1963 के जो हमारी जो आरडी परेड होती है, उसमें संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया। लोकनायक जयप्रकाश जी को ऐसा लगता था कि संघ क्या करता है, क्या नहीं करता है। उनके मन में जो आप कह रहे हैं वही विषाद, दुख था। लेकिन 1975 के बाद उनको ध्यान में आया, नहीं भाई, संघ से विषाद करने का कोई कारण नहीं है, और संघ के समर्थन में खड़े हो गए। अच्छा, संघ की एक शताब्दी की यात्रा के सामने जब हम देश में और विश्व में भी अन्य सामाजिक संरचनाओं की, मैं संगठन की बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि संघ की तुलना विश्व में किसी और संगठन से की जा सके ऐसा संगठन हमें दिखाई नहीं देता उस संरचना के विषय में और लक्ष्य के विषय में। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समझना चाहें, इसके अनफोल्डमेंट को समझना चाहें, तो ऐसे कौन से 3-4 चरण हैं जिसमें आप संघ का क्रमिक विकास देखते हैं? वो चरण क्या हैं और उनकी विशेषता क्या है? दुखद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना को जानते हैं या संघ की प्रतिज्ञा को जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि संघ का दूरगामी लक्ष्य क्या है। सामान्यतया लोगों को दिखता है कुछ स्वयंसेवक शाखा पर मैदान में कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ खेल खेल रहे हैं, कुछ अपना परेड कर रहे हैं या यूनिफॉर्म पहन करके कुछ कार्यक्रम करते हैं, उनको यही संघ दिखता है। लेकिन ये इतना संघ नहीं है। इतने से तो हम यह प्रयास करते हैं कि स्वयंसेवक एक अच्छा गुण प्राप्त कर ले, मिलकर के काम करना सीखे, मिलकर के विचार करना सीखे, मिलकर के हम देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो योजना बनाना सीखे, और मिलकर के हम उन योजनाओं को क्रियान्वयन में ले आवे। तो ये जो हमने संघ की प्रतिज्ञा में कहा है, अपने इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति, अर्थात इस देश को हम सभी दिशाओं से सर्वोत्कृष्ट देश में देखना चाहते हैं। हमने अपनी प्रार्थना में कहा है कि अपने इस देश को परम वैभवशाली देखना चाहते हैं, अर्थात समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, आचरण का क्षेत्र है, कोई सा भी क्षेत्र है, वहां भारत सर्वोत्कृष्ट रहे, अत्यंत वैभवशाली भारत, हमारा उद्देश्य है। तो एक और कार्यकर्ता निर्माण करना वह, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये स्वयंसेवक भिन्न भिन्न प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं, नाना प्रकार की संगठनाएं बनाते हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं बनाते हैं। उद्देश्य एक रहता है जी, इस देश में कोई भी बात ऐसी ना हो जो मन को दुख देने वाली हो। जी, मैं अगर इस 100 वर्ष की यात्रा को देखूं तो एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, अगर इस तरह से देखें कि पहले संगठन का काम, बाद में अन्य आयामों का काम, अगर इस तरह से समझना चाहें तो इस यात्रा के क्या कुछ प्रमुख पड़ाव भी रहे जिसके आधार पर इसे समझा जा सकता है? तो ऐसा है, ज्यों-ज्यों संघ की शक्ति बढ़ती गई एक बात, और ज्यों-ज्यों समाज की समस्याओं को समाधान करने का हमारे स्वयंसेवकों में आत्मविश्वास बैठता गया। दोनों बातें हैं, स्वयंसेवकों का सामर्थ्य बढ़ा और उनको ऐसा लगा कि हम समाज के लोगों के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र को शुरू कर देते हैं। तो प्रारंभ के 25-30 वर्ष संघ के कार्य को
एक सारे देश में व्यापक दृष्टि से और विस्तारित करने में लग गए जी। फिर एक 10-15 वर्ष और लगे ऐसे, जिसमें संघ धीरे धीरे स्थान स्थान पर मजबूती के साथ खड़ा होता गया। तो हम समझते हैं 1925 से लेकर के और लगभग एक 60 के आसपास तक ये समय ऐसा रहा। लेकिन लगभग ऐसा मानिए 25 वर्ष के बाद संघ के स्वयंसेवक देश के बारे में बहुत गहराई से समझने लगे, अध्ययन करने लगे, सामर्थ्यवान भी होते लगे। अब उनको लगने लगा इस फील्ड में हम काम कर सकते हैं। उस फील्ड को उन्होंने शुरू कर दिया। और इसलिए लगभग ऐसा मानिए कि जो हमारा 48 के बाद का कालखंड था जी, अर्थात जो प्रथम प्रतिबंध लगा, तो उसमें हमारे स्वयंसेवकों ने बहुत गहराई से विचार किया, चिंतन के लिए समय भी मिल गया। और हम समझते हैं कि गांधी जी के हत्या के बाद जो मिथ्या आरोपों में संघ के स्वयंसेवकों को जो जेल में भेजा, तो वो शांति से विचार करने का स्थान भी बन गया। एक ही स्थान पर 7-8 महीना, 10 महीना, 1-1 वर्ष लोग रहे और वहां शांति से विचार किया। तो हम समझते हैं कि देश और समाज के बारे में जो कारागृह में रहते हुए जो अवसर प्राप्त हुआ, तो संघ के विस्तार की भूमिका उसमें बनी होगी। एक और संगठन का विस्तार करेंगे और स्वयंसेवक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज में एक व्यापक परिवर्तन करने के लिए सिद्ध हो जाए। ऐसा मैं विचार करता हूं कि एकांत में शांति से और विचार करने का उनको समय मिला होगा उस समय के अधिकारियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को। तो जैसे ही वे जेल के बाहर आए और सरकार ने भी प्रतिबंध वापस लिया, सरकार को भी ध्यान में आया। हाँ, कहा जाता है कि वो राजनीति की मंशा कुछ और थी, संघ की दृष्टि समाज के बारे में अधिक गहरी थी, वो काम और दृढ़ हुआ। आपने जैसे गांधी जी का नाम लिया, मुझे याद आता है संघ का प्रार्थनाओं के बाद प्रति शाखा में, हर शाखा में जो प्रातः स्मरण होता है, संघ में अपने महापुरुषों का समग्रता से स्मरण और एक पूरी मालिका है कि अलग अलग अंचल भी हैं, भाषा भी है, कालखंड भी हैं। तो जिस भी तरफ देखें हमें भारत के महापुरुष हैं, विदुषियां हैं, सब यहाँ तक कि नदी और पर्वतों तक का पुण्य स्मरण उसमें मिलता है। परंतु इसके साथ ही देश में महापुरुषों को कुछ खंडित तरीके से देखने की और अपने सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उनका मंडन करने की भी एक प्रवृत्ति है कि गांधी जी और संघ यहाँ विरोध जताया जाएगा, बाबा साहब को एक जाति का नेता बताया जाएगा। महापुरुषों को लेकर जो राजनीति की संकीर्ण दृष्टि है और समाज में जो उद्वेलन और रस्साकशी पैदा करती है, उसे आप कैसे देखते हैं? तो ऐसा है कि जो भी महापुरुष हमारे देश में आपको ध्यान में आते हैं, उन सभी महापुरुषों की दृष्टि अखिल भारतीय है। और ये आप अगर देखें तो जो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, वे सारे भारत का वर्णन कैसा करते हैं। जिन्होंने महाभारत का संपादन किया व्यास जी हैं, वे सारे भारत को एकजुट एक साथ देखते हैं। कालिदास हो गए, उन्होंने जितने और ग्रंथ लिखे हैं, चाहे मेघदूत हो, रघुवंश हो, तो सारे भारत को एक साथ देखते हैं। जिन्होंने व्याकरण दिया पाणिनि, उन्होंने सारे भारत के कम से कम एक 500 नगर, पुर, जनपद, शहर, स्थान, उनका वर्णन किया। तो पाणिनि के मस्तिष्क में पूरा भारत एक है। गुरु नानक देव हैं तो पूरे भारत में घूमते हुए उदासियां करते, 4 बार भारत की यात्रा करते हैं। शंकराचार्य वो भारत की यात्रा करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे महापुरुषों के मन में भारत एक है और महापुरुष सारे भारत के हैं और सभी जन जो है सभी महापुरुषों का सम्मान करें। और इसलिए हमने अपने जो हमारा जो एकात्मता स्तोत्र है, वो भारत के सभी महापुरुषों का हम प्रातः काल या सायंकाल जब भी उसका हम और उच्चारण करते हैं, तो सारे भारत के महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हैं, सारे भारत की नदियों का स्मरण करते हैं, सारे भारत के
और पर्वतों का स्मरण करते हैं। तो हमारा मानना यह है कि महापुरुषों को न उनके प्रांत में सीमित रखना चाहिए, न भाषा में, न उनकी किसी जाति बिरादरी में, न उसके मत पंथ में। ये जो संकीर्ण दृष्टि है यह उनको छोटा बनाने की कोशिश करती है। बाबा साहब के बारे में क्या? बाबा साहब ने भी यही कहा है। बाबा साहब ने इस पर लिखा है कि महापुरुषों को जातियों के आधार पर उनको केंद्रित मत करिए, जातियों के दायरे में उनको बांधिएगा नहीं तो कबीर साहब कल उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, गुरु नानक देव जी कल पंजाब के हो जाएंगे, रामानुजाचार्य कल दक्षिण भारत तमिलनाडु या कर्नाटक के हो जाएंगे। ये तो ठीक नहीं है। तो शंकराचार्य केरल में पैदा होते हैं, ये सारे देश के। रामानुजाचार्य जन्म लेते हैं तमिलनाडु, तमिल क्षेत्र है वहां, ये सारे देश के हैं। गुरु नानक देव जी सारे देश के हैं, रैदास जी सारे देश के हैं, कबीरदास सारे देश के हैं, अंबेडकर जी सारे देश के हैं, गांधी जी सारे देश के हैं। इन महापुरुषों को प्रांत, भाषा अथवा उनकी जाति जिसमें उन्होंने जन्म लिया होगा, कुल परिवार, उस तक सीमित रखना या उन्हीं का नेता मानना ये उचित नहीं है, ये गलत बात है। आपने जो कहा उस कार्य को ही हम फलीभूत होता हुआ जमीन पर उतरता हुआ देख रहे हैं। आज हम जिस परिसर में हैं, श्री विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी का ये अस्पताल है और केदारनाथ धाम में इस पहल आज जिस आकार में, कल इस अस्पताल का शायद शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, और शिलान्यास तो पहले हो चुका, बन चुका, ये इसका उद्घाटन होगा। तो ये पहल और यहाँ पर इसका महत्व, इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे ये कहानी सारी शुरू हुई? देखो ऐसा है, मैंने आपको बताया, हमारे संघ के स्वयंसेवक समाज में जहां भी आवश्यकता देखेंगे, वो ये देखेंगे समाज में कहीं एक कष्ट है, समाज में कहीं एक समस्या है, तो उसको समाधान करने का प्रयत्न करेंगे ही करेंगे। जो हमने कहा है देश को वैभवशाली बनाना है और समाज में वालों समस्या है, तो समस्या दूर होनी चाहिए। तो हमारे स्वयंसेवकों को ये ध्यान में आया कि ये चार धाम की यात्रा करने के लिए जो लाखों लोग आते हैं, तो उनको यहाँ के जलवायु का, वातावरण का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ का तापमान एकदम -10 पर, -12 पर पहुंच जाता है। इस तैयारी से वे नहीं आते, एकदम अचानक परेशानी में आ जाते हैं। तो 12-13 हजार फीट पर आकर उनको एक कष्ट होता है। वे आए तो केदारनाथ दर्शन करने के लिए और भारत की इस दूरस्थ सीमा को देखने आए हुए, वे हमारी सीमा के प्रहरी हैं। केदारनाथ जी का दर्शन करते करते वे देखते हैं मेरा भारत यहां तक है, वो कैसा है, हमारे पहाड़ कैसे हैं, हमारे जंगल कैसे हैं, यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, नदियां कैसी हैं, यहाँ की भूमि के साथ वो एक रूप हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता का कितना बड़ा प्रमाण है हमारी ये यात्राएं। लेकिन संकट में आ जाते हैं तो उनकी स्थिति भी, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो हमारे स्वयंसेवकों को ध्यान में आया कि तीर्थ यात्रा करने के लिए आए हुए इन देशभक्त तीर्थ यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अस्पताल खोला था। और 2019 में उसने बड़ी सेवा करी। 6-7 वर्षों से वो चिकित्सालय बहुत अच्छे से सेवा करता है और एक सत्र में 6 महीने के अंदर 1,50,000 1,60,000 रोगी वहां आते हैं, वहां से औषधि लेते थे। देखो अस्पताल इतना बड़ा नहीं था, एकदम हाइपोथर्मिया हो गया, कोल्ड हो गया और बिल्कुल जान खतरे में है। ऑक्सीजन का लेवल 40-50 पर आ गया, जान खतरे में है। हड्डी टूट गई तो कैसे आगे जाएगा। तो ऐसे लोगों को फिर रुकाना पड़ता है, 4 घंटा 6 घंटा 1 दिन वो विश्राम करे, ऑपरेशन हो जाए, इंजेक्शन लग जाए, तो सामान्य होने के बाद वो नीचे जा सकते हैं। तो उनको 20 किलोमीटर पैदल चलना है, घोड़े पर भी बैठ करके जाना है, तो शरीर स्वस्थ चाहिए। तो उतनी और व्यवस्था उस अस्पताल में नहीं थी। उसमें 10-15 ही पेशेंट को एडमिट कर सकते थे, बाकी को औषधि दे करके वे विदा करते। इसलिए बड़ा अस्पताल बन जाए जहाँ 60-70 लोगों को एडमिट किया जा सके, वे पूर्ण स्वस्थ हो जाए,
10 घंटा 12 घंटा एक दिन के लिए रुकना है रुक जाए, तब वापस चले जाए। इस उद्देश्य से इन कार्यकर्ता बंधुओं ने जो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन नाम से संस्था चलाते हैं, तो इसमें हमें जैसा हमने बताया स्वयंसेवक भी है और समाज के बहुत अच्छे लोग हैं, सब मिलकर के इस संस्था को चलाते हैं और ये सेवा के लिए एक अच्छा अवसर उनको प्राप्त होगा और हमारे तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा व्यवस्था अच्छी मिल जाए, वे आनंद के साथ बाहर जाएं, वो प्रसन्नता के साथ स्वस्थ होकर के जहां से आए थे, वो तमिलनाडु से आते हैं, केरल कर्नाटक से आते हैं, आंध्र से आते हैं, वहां तो इतना ठंडी का उनको अनुभव नहीं है। तो सब एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, हम चर्चा के अंतिम चरण में हैं। शताब्दी वर्ष में आयोजन करना एक बड़ी अच्छी बात है और संघ के आयोजनों को देखें तो हिंदू सम्मेलन एक अच्छी संख्या में हुए, युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, प्रबुद्ध जनगोष्ठी, ये सब इनका विस्तार, इनके पीछे का विचार आप कैसे देखते हैं? दूसरा, इस शताब्दी वर्ष के आगे संघ के कार्य की गति आप कैसे देखते हैं? तो शताब्दी वर्ष जो है उसका उद्देश्य इतना ही है, हम समाज में दूर तक जाएं, समाज के लोगों को मिले और संघ क्या कर रहा है, क्या किया है, इसकी जानकारी एक अच्छे वातावरण में हम उनके घर जाकर के उनको दें। और लगभग 12 करोड़ परिवारों में हमारे संघ गए हैं, वहां बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, आपका काम अच्छा है, हम जानते हैं, हमारे लायक काम बताइए आप। तो ये बताते हुए मेरे को आनंद है कि देश में लाखों लोग ऐसे अब हमको मिले हैं जो हमारे इस कार्य में कोई न कोई प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे लायक काम बताइए, हम क्या कर सकते हैं। तो उनको वहां के कार्यकर्ता उनके रुचि, उनका स्वभाव, उनकी क्षमता, ये सब देख करके वहां समाज में क्या आवश्यकता है ऐसे काम में लगाने की कोशिश कर रहा है और हजारों लोगों को लगा चुके काम। ये काम लंबा है जी, बड़ा काम है, 144 करोड़ का देश है, मतलब एक 10-12 करोड़ परिवारों में हम लोग गए हैं, इसका अर्थ है लगभग 60 और 70 करोड़ जनसंख्या को संघ के स्वयंसेवकों ने इस बार अप्रोच किया है। तो अच्छा, शताब्दी वर्ष का अर्थ भाव यह है कि समाज इस कार्य को समझे, ये कार्य केवल संघ का नहीं है, ये कार्य सबका है, पूरे 144 करोड़ लोगों की ये जिम्मेदारी है, दायित्व बनता है इस देश को अच्छा बनाने में उनकी भी भूमिका हो। और हम चाहते, हम उनकी भूमिका को बस ध्यान में लाना चाहते हैं। शताब्दी वर्ष के आगे संघ के कार्य की गति और दिशा, वो आप कैसे देखते हैं? हम चाहते हैं कि संघ का कार्य अब तीव्र गति से बढ़ना चाहिए, क्योंकि 99% से भी ज्यादा लोगों ने संघ के कार्य को स्वीकार किया है। उनकी इच्छा ये कार्य बढ़े, उनकी इच्छा है देश सभी दृष्टियों में और सामर्थ्यवान हो और अपनी एक एक छोटी छोटी कमी को भी हम निकाल बाहर करें। समाज की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। तो संघ समाज के ऐसे बंधुओं के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। तो जो पहला क्रमांक, हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। अभी हमारी 90,000 शाखाएं हैं, हम चाहते हैं अगले वर्ष में शाखाएं 1 लाख हो जाए। क्रमांक 2, स्वयंसेवक जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनमें उनकी गति आगे बढ़े। क्रमांक 3, सभी संगठन अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने देश को समग्रता के साथ देखें। केवल मेरे ही क्षेत्र का कार्य अच्छा हो जाए इतना पर्याप्त नहीं है। मान लो उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले हमारे स्वयंसेवक और वहां के उद्योग जगत के लोग हैं, उनको ध्यान में रखना है कि उद्योग जगत आगे बढ़े, मजदूरों का भी और परिवार अच्छा से आगे बढ़े, अपनी जो प्रकृति ये भी अच्छी रहे, समाज में अनुशासन अच्छा हो, समाज में हमारा जो क्लाइमेट चेंज है ये ठीक दिशा में आगे आ जाए।
पर्यावरण सुरक्षित हो तो एक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, दूसरे मजदूर का परिवार संपन्न हो, क्लाइमेट एनवायरमेंट अच्छा हो, सब मिला करके देश की सर्वांगीण उन्नति में उद्योग जगत की भूमिका, सर्वांगीण उन्नति में शिक्षा जगत की भूमिका, सर्वांगीण उन्नति में हमारे सेवा कार्यों की भूमिका, अपना अपना कार्य करते हुए सारे देश को समग्रता के साथ विचार करने का स्वभाव देश का बने। डॉक्टर साहब, हाल ही में देश में 4 राज्यों के और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम भी आए हैं। इसमें बंगाल भी शामिल है। मैं राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से इस समय देश का जो मत परिणाम के तौर पर अभिव्यक्त हुआ जो स्वभाव है, जो मन है, संघ उसे कैसे देखता है, आप उसे कैसे देखते हैं? तो ऐसा है, बंगाल की समस्या ये पिछले लगता है कि 40 वर्षों से चल रही है। दुर्भाग्य ऐसा है कि उस समस्या को भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने ठीक प्रकार से नहीं समझा और अपने ही स्वार्थ में वे डूब गए। जनता बहुत दुखी है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां से हिंदू पलायन कर चुका है और सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पलायन की स्थिति में आ गया। संदेश खाली है, सीमा के मुर्शिदाबाद जिले है, दिनाजपुर जिला है, मालदा जिला है, अनेक सैकड़ों स्थान है, कहां तक नाम लेना है। तो समाज को ऐसा लगने लगा कि राजनीतिक लोग जो पुराने हैं ये केवल अपनी जीत की ही चिंता करते हैं, राजनीति की चिंता करते वो कैसे भी सत्ता में बने रहे बस। बंगाल कहां जाएगा इसकी चिंता उनको नहीं है। 20 साल बाद बंगाल का क्या हुआ उनको मालूम नहीं है। करोड़ों बांग्लादेशी आकर के बंगाल में सेट हो गया, स्थापित हो गया, इसकी चिंता नहीं है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल करके विभाजन कराया था 47 में आजादी के समय, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़े हिम्मत के साथ कदम उठाया था, बंगाल का विभाजन होना चाहिए। उसके कारण से जो हिंदू बाहुल्य बंगाल था ये भारत में आया। बंगाल खतरे में पड़ गया। बाद 75 वर्ष के अंदर अनेक जिले जो हिंदू अल्पसंख्यक में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? उस जो विभाजन था उसके पीछे भी हिंदू हित संरक्षण की दृष्टि यही था। कुछ लोगों का षड्यंत्र था पूरा बंगाल पाकिस्तान चला जाए, ये षड्यंत्र था। आसाम भी पाकिस्तान चला जाए, ये भी षड्यंत्र था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपीनाथ बरदलोई, ये दोनों खड़े हुए जिसके कारण से आसाम बचा और इधर बंगाल बचा। गोपीनाथ बरदलोई ने संघर्ष किया तब आसाम बचा, इधर श्यामा बाबू ने संघर्ष किया, ये पश्चिम बंगाल बचा। लेकिन 1947 से लेकर के अब इतने वर्षों में लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब बंगाल खतरे में है। ऐसे ही चला अगर 20-25 वर्ष और तो बंगाल को बचाना शायद कठिन होगा, वहां के हिंदू समाज को रहना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने एक मत से निर्णय दिया है, नहीं अब बंगाल को किसी भी प्रकार से अपने को सुरक्षित रखना है। मैं समझता हूं बंगाल की संस्कृति को सुरक्षित नहीं, बंगाल की डेमोग्राफी को सुरक्षित जी। आज वंदे मातरम बांग्लादेश में गा सकते हैं क्या आप? नहीं गा सकते। क्या बांग्लादेश को आप धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, वहां धर्मनिरपेक्षता नहीं रहती है, वहां लोकतंत्र नहीं रहता है। ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता तभी तक रहती है जब तक वहां हिंदू मेजोरिटी है। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए जो बंगाल के लोगों ने जो निर्णय दिया है वो उन्होंने अनुभव के आधार पर दिया है। बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है। तो ये निर्णय हम समझते हैं बहुत सोच विचार करके दिया है और इसके पीछे उनका 40 वर्षों का अनुभव है। तो सीपीएम सरकार ने भी यही किया और बाद में अपने अन्य सरकारों ने भी यही किया। उन सबके अनुभवों के आधार पर उनको लगा कि परिवर्तन होना चाहिए।
ये बंगाल को सुरक्षित रखने का यही एक मार्ग है, यह मार्ग उन्होंने चुना है, वे अभिनंदनीय है। ठीक समय पर अब चुन लिए, अन्यथा तो बंगाल और कठिनाई में चला जाता। आप 1951 से लेकर के डेमोग्राफी देखे ना बंगाल की, कैसे बदली है? क्यों बदली भाई? डेमोग्राफी क्यों बदलती है? सबको रहने का अधिकार है, तो डेमोग्राफी कैसे उल्टी बदलती है कि बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान 1951 में वहां पर 22-23% हिंदू था, वो घट करके 7% क्यों रह गया भाई? डायरेक्ट एक्शन देवी है। मैं कह रहा हूं 1951 जो देश बट गया, ईस्ट पाकिस्तान में जब सेंसस हुआ तो वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 21% के लगभग, आज वो हिंदू, आज 6%, आज कहाँ गए हुए? 6 और 7%, कहां गया भाई 15% भाई? क्यों हटा वहां से? और रहने के लायक वातावरण नहीं बना तो व्यक्ति अपने गांव, मकान, दुकान छोड़ करके आता है, असहाय होकर के आता है, या नागरिकता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि वहां का जीवन रहने के लायक नहीं बचा उसका। इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जो कहते हैं, ये केवल हिंदू मेजोरिटी तक ही है, ध्यान में रखिए आप। पाकिस्तान जो बना 1951 में सेंसस हुआ, वहां हिंदू लगभग 8-9% था, 1% है। 8% कहां गया भाई? क्यों नहीं रुका वहां? वहां का वातावरण इतना खराब क्यों हो गया कि छोड़ करके चला आया? यह विचारणीय प्रश्न है। इसलिए बंगाल के लोगों ने विलंब से ही क्यों न हो, यह निर्णय उनको 15 साल पहले, 20 साल पहले करना चाहिए था। कि घुसपैठियों के नाम से करोड़ों लोग घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और हमारा इतना ही कहना है कि बंगाल ने जो निर्णय किया उसके लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं।